केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को अपनाया है। स्वतंत्र भारत के इतिहास में ये तीसरी शिक्षा नीति है और इसके पहले आई 1986 की शिक्षा नीति के लगभग 34 साल बाद ये शिक्षा नीति हमने अपनाई है। इसको अगर हम देखेंगे तो ये भारतीय शिक्षा के क्षेत्र में युग प्रवर्तक इस तरह की नीति हो सकती है, ऐसे जो सुझाव इसमें शामिल है। एक तरफ ये शिक्षा नीति भारतीयता के आधार पर बनी हुई है और वही शिक्षा नीति दूसरी तरफ अगर हम देखेंगे तो वैश्विक पटल पर निरंतर बढ़ने वाली भारत की जो भूमिका है उसमें भी मददगार साबित हो सकती है। इस शिक्षा नीति के पीछे लगभग 6 सालों की एक वैचारिक मंथन की भूमिका इसके पीछे है। इसमें सुब्रमण्यम समिति जो बनी थी उसका रिपोर्ट हो या उसके आधार पर कस्तूरीरंगन समिति ने बनाया हुआ एक प्रारूप हो और उसके आधार पर दुनिया भर में, देश भर में जो मंथन किया गया और जो ग्राम पंचायत और शहरी स्वराज संस्थाओं की तरफ से जो सुझाव मंगवाए गए थे, इन सारे सुझावों का इसमें शामिल किया गया है और इसीलिए इस शिक्षा नीति को एक समर्थ, समग्र और संपूर्ण रूप प्राप्त हुआ है। इसमें काफ़ी सारे बदलाव दिए गए हैं जिसके बारे में देश भर में चिंतन अभी हो रहा है। एक तरफ जो शालेय शैक्षणिक व्यवस्था है, शिक्षा व्यवस्था है, उसकी संरचना को पूरी तरह से बदल दिया गया है, जिसमें 3 से 5 साल के जो बच्चे हैं उनको भी अभी औपचारिक शिक्षा में शामिल किया गया है। दूसरी तरफ जो स्नातक अभ्यासक्रम है, जिसको हम ग्रेजुएशन या बैचलर्स डिग्री बोलते हैं, जिसको 4 सालों के लिए बढ़ाया गया है और उसमें मल्टीपल एग्जिट ऑप्शंस भी दिए गए हैं। एमफिल की डिग्री को हटाया गया है, लेकिन स्नातक अभ्यासक्रम के साथ साथ ही एक रिसर्च ओरिएंटेड लर्निंग की बात इसमें की गई है और विविध क्षेत्रों में रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए, शोध को बढ़ावा देने के लिए नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना भी की जाएगी। तो इस तरह के संरचनात्मक बदल तो इसमें काफ़ी है। दूसरी तरफ जो क्वालिटेटिव बदलाव है वो भी इसमें बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें 2 जो का बदलाव है। एक है कि इसमें इंटरडिसिप्लिनरी लर्निंग को बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है। उस पर इंटरडिसिप्लिनरी मतलब अंतर्वैषयिक जो शिक्षा होगी वो भारतीय विश्वविद्यालयों में अभी तक जो एक अनैसर्गिक तरह का वर्गीकरण बना हुआ था आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स के बीच में, उसको पूरी तरह से खत्म कर देगा और विद्यार्थी अपने रुचि के अनुसार विषयों का चयन कर सकते हैं। और इसमें यह है कि जो इंजीनियरिंग, मेडिकल या इस तरह के विषय पढ़ने वाले बच्चे हैं वो अभी भारतीय राजनीति हो, इतिहास हो या संगीत हो, इस तरह के विषय भी उसके साथ साथ ही पढ़ सकते हैं। और इसी के साथ साथ जो आर्ट्स के बच्चे हैं, जो पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, उनको अगर उसके साथ साथ मशीन लर्निंग या डेटा एनालिसिस या क्लाइमेट चेंज इस तरह के विषय भी पढ़ने हैं तो उसके साथ वो पढ़ सकते हैं। और इसमें दूसरा महत्वपूर्ण क्वालिटेटिव बदलाव ये है कि ये भारतीय दृष्टि, चिंतन, भाषा, संस्कृति और परंपरा इनकी बात करती है और बच्चों को स्कूल जीवन से, शालेय जीवन से ही ये सारी चीज़ें पढ़ाई जाए, इस तरह के प्रोविजंस इसमें दिए गए हैं। इसमें यह कहा गया है कि पहले 5 वर्षों की जो शिक्षा है वो बच्चों को अपनी मातृभाषा में ही देनी चाहिए। ये कोई कंपल्शन नहीं है, लेकिन इस तरह का सजेशन इसमें है। इसी के साथ साथ भारतीय भाषाएं और उसमें खास करके जो क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं हमारी, इंक्लूडिंग संस्कृत, इनके एक संवर्धन की और उनके संरक्षण की बात भी इसमें कही गई है। और इसी के साथ साथ प्राचीन भारतीय विज्ञान हो, गणित हो, अर्थशास्त्र हो और उसी के साथ साथ भारतीय दर्शन हो, ये सारी चीज़ें भी पढ़ने की इसमें बात की गई है। अब ये जो शिक्षा नीति हमने लाई है, इसके क्रियान्वयन के लिए भारत सरकार ने 2040 तक का, मतलब आज से 20 साल तक का समय निर्धारित किया है, क्योंकि ये कोई शॉर्ट टर्म गोल है नहीं, ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होगी। जो शिक्षा, ये जो विषय है, ये भारतीय संविधान के अनुसार समवर्ती सूची, मतलब जो कॉन्करेंट लिस्ट है उसमें आता है। इसीलिए केंद्र सरकार और उसी के साथ साथ सभी राज्यों की सरकारों को मिलकर एक साथ प्रयास इसके लिए करना पड़ेगा। और उसी में जो शिक्षा के संस्थान हो या शिक्षा से जुड़े हुए काफ़ी सारे दूसरे स्टेक होल्डर्स हो और हमारी जो स्थानिक स्वराज्य संस्था है, इन सबको भी इसमें भाग लेना होगा।
ये क्रियान्वयन जो है वो एक आसान रास्ता हमारे लिए होगा नहीं, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी चुनौतियां हैं। आज भी हमारे पास एक इंफ्रास्ट्रक्चर जो पायाभूत सुविधा है उनका अभाव देखा जाता है, और उसी के साथ साथ बजटरी रिस्ट्रिक्शंस भी हमारे ऊपर है। हालांकि शिक्षा नीति में ये भी कहा गया है कि जो नेशनल बजट हमारा है उसमें जो शिक्षा पे हम खर्च करते हैं उसको 6% तक बढ़ा दिया जाए। लेकिन चुनौतियां अगर है, लेकिन फिर भी ये भारतीय शिक्षा में एक अमूलचूल परिवर्तन के तरफ जाने वाली एक बहुत महत्वपूर्ण पहल, इस तरह हम इसकी तरफ देख सकते हैं, और उसके लिए उसका जितना स्वागत किया जाए उतना कम है। आज अगर हम भारत को देखेंगे तो भारत एक वैश्विक महासत्ता बनने की कगार पर है। उसी के साथ साथ जो 21वीं सदी है ये एक एशिया खंड की सदी होगी, ऐसा सारे विशेषज्ञ कह रहे हैं, और उसमें भारत जैसे देश का एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। आज उभरती हुई अर्थव्यवस्था, उसी के साथ साथ जो महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संगठन है उनका सदस्यत्व, और दुनिया के बड़े देशों के साथ हमारे जो सुधरते हुए संबंध है, इसके अनुसार भारत जागतिक पटल पर ऑलरेडी बहुत महत्वपूर्ण स्थान पर पहुंच चुका है। अब इसमें जो हमारे आसपास के इर्द गिर्द के भारतीय उपखंड के छोटे पड़ोसी देश हो, या उसी के साथ साथ अफ्रीका खंड के, मध्य एशिया के, दक्षिण पूर्व एशिया के खाड़ी प्रदेश के जो देश है, इनके साथ हमारे संबंध निरंतर बढ़ते जा रहे हैं। और उसमें कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जिसमें भारत का बहुत महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन या कोऑपरेशन इन सब देश में है। इसमें मैं खास करके इसमें बताना चाहूँगी साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मतलब उसी के साथ साथ शिक्षा और कौशल विकास जिसे हम स्किल डेवलपमेंट बोलते हैं, उसके साथ साथ स्वास्थ्य हो गया, योग हो गया, आयुर्वेद और औषधि जिसे फार्मास्यूटिकल कहा जाता है, ये सारे विषय, और उसमें पर्यटन और मनोरंजन, इस तरह के जो क्षेत्र है इसमें भारत बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और निरंतर सहकार्य कर रहा है। और ये जो सहकार्य है ये आने वाले समय में निरंतर बढ़ते जाने वाला है। अब ऐसे जागतिक पटल पर जो बदलती हुई भारत की भूमिका है, इसका प्रतिनिधित्व करने के लिए एक समर्थ पीढ़ी का निर्माण करना, ये हमारे सामने बहुत बड़ी चुनौती है, और उसी के लिए भारतीय शिक्षा नीति जो हमने अपनाई है उसका महत्व माना जाता है। अब ये जो शिक्षा नीति है ये भारत के अंदर एक वाइब्रेंट और इक्विटेबल नॉलेज सोसाइटी, मतलब ज्ञान समाज, न्याय ज्ञान समाज बनाने की बात करता है। अब ये जो बात कही गई है ये यूनाइटेड नेशंस के जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है, मतलब शाश्वत विकास लक्ष्य जो है, उसका जो चौथा लक्ष्य कहा गया है शिक्षा का, उसके बिल्कुल समांतर चलने वाली बात है। दूसरी तरफ जो प्रधानमंत्री जी ने अभी आत्मनिर्भर भारत की बात की गई है, और एक अभियान हम चला रहे हैं पूरे भारत में, इसमें भी जो इंटरडिसिप्लिनरी लर्निंग हो या प्रोफेशनल वोकेशनल ट्रेनिंग हो, ये सारी बातें जो शिक्षा नीति की है इसका भी महत्व देखा जाएगा। अब जो शिक्षा नीति हम नई देख रहे हैं इसमें अंतर्राष्ट्रीय जो पहलू है उस पर मैं प्रकाश रखना चाहूँगी। जो अंतर्राष्ट्रीय वैश्विक मानक है शिक्षा के, जिस तरह की संरचना आज दुनिया के महत्वपूर्ण देशों में पाई जाती है, खास करके पश्चिमी देशों में जिस तरह की संरचना वो स्कूली शिक्षा में हो या विश्वविद्यालयीन शिक्षा में हो, उसी के साथ साथ अभी हमारे यहाँ भी उसी तरह के वैश्विक मानकों के अनुसार एक संरचना हम अपनाने जा रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे बच्चे अगर बाहर उच्च शिक्षा के लिए पढ़ने जाना चाहे तो उनके लिए आसानी हो सकती है। इसी के साथ साथ विदेश के बच्चों को भी भारत में शिक्षा के लिए आने के लिए हम काफ़ी प्रोत्साहन दे रहे हैं। अब 2018 से भारत ने एक स्टडी इन इंडिया कैंपेन शुरू किया है, जिसमें भारत में जो विदेश के पढ़ने वाले बच्चे हैं उनकी संख्या को बढ़ाने का हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं। और पूरे दुनिया भर से 30 से भी ज़्यादा ऐसे छोटे देश हैं जिनके बच्चों को भारत में आके पढ़ने के लिए हम स्पेशल स्कॉलरशिप्स भी हमारी सरकार देती है। अब उनमें से कोई बच्चे अगर भारतीय भाषा या भारतीय संस्कृति, भारत का संगीत या यहाँ की योग या आयुर्वेद, इस तरह के अगर विषय पढ़ना चाहे तो उसके लिए विशेष कोर्सेज ऑलरेडी बनाए जाते हैं, और इस शिक्षा नीति के तहत इस तरह के और कोर्सेज को भी डेवलप करने की बात इसमें कही गई है। उसी के साथ साथ वैश्विक मानकों के अनुसार जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो, इंजीनियरिंग हो, मेडिसिन हो, इस तरह के कोर्सेज भी ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप हो, ये बात इसमें कही गई है। अब इसमें यह है कि दुनिया भर के बच्चे भारत में पढ़ने आएंगे, और उसके बाद भारत एक हायर एजुकेशन का एक ग्लोबल सेंटर, एक वैश्विक केंद्र बनेगा,
और भारत का जो विश्व गुरु बनने का एक भूमिका उसकी पहले रही थी, उसको एक हम री एस्टैब्लिश कर सकते हैं। अब इसमें क्रेडिट ट्रांसफर या एक्सचेंज प्रोग्राम, इस तरह के छोटे प्रोविजंस भी दिए गए हैं जिसके तहत कम समय के लिए भी विदेश के बच्चे यहाँ पे आके एक छोटा कोर्स करके या एक सेशन करके एक सेमेस्टर पढ़ के फिर से अपने इंस्टीट्यूट में लौट जा सकते हैं। और यही सारे प्रोविजंस इंडियन बच्चों के लिए भी लागू होंगे। इंडियन बच्चे भी यहाँ से जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनका दूसरे अंतर्राष्ट्रीय इंस्टीट्यूट्स के साथ एग्रीमेंट साइन करके यहाँ के बच्चों को वहाँ कुछ समय के लिए भेजा जाएगा, जिसमें रिसर्च हो, सिलेबस डेवलपमेंट की बात हो या ट्रेनिंग हो, इसमें सारे विषयों में कोऑपरेशन करने की बात होगी। इसमें एक बात और है कि जो दुनिया भर के अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय है उसमें जो टॉप 100 है उनको अभी भारत में आके अपना एक ब्रांच शुरू करने के लिए प्रोत्साहन दिया जाएगा। अब इसमें मैं ये कहना चाहूँगी, जब यहाँ से पढ़ के जो विदेशी विद्यार्थी है वो बाहर जाते हैं तो अपने साथ भारत की संस्कृति को ले जाते हैं और भारत के प्रति एक पॉजिटिव एटीट्यूड, एक सकारात्मक दृष्टिकोण लेके जाते हैं। तो ये भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण बात होती है, खास करके जो छोटे देशों से बच्चे आते हैं उनके लिए। और उसी के साथ साथ जो भारत के बच्चे बाहर पढ़ने के लिए जाते हैं वो भी एक तरह से भारत के अनौपचारिक राजदूतों का ही काम दूसरे देश में जाके करते हैं। अब उसमें अगर हम देखेंगे, खास करके भारत के जो बच्चे पश्चिमी देशों में, विशेष रूप से अमेरिका में जो बच्चे पढ़ने के लिए गए हैं, उन्होंने भारत के जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध है उनको सुधारने में और खास करके भारत की प्रतिमा को ऊंचा करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। अब इसमें विज्ञान और तकनीकी में हमारे बच्चे तो माहिर है ही, ये पूरे दुनिया भर में ऑलरेडी हमारे बच्चों ने साबित कर दिया है। लेकिन उसी के साथ साथ जो भारतीय विचार है, संस्कृति है, परंपराएं है, इतिहास है, इसकी भी जानकारी लेके अगर भारत के बच्चे बाहर जाएंगे तो वो हमारे लिए एक एडेड एडवांटेज हो जाएगा। अब इसमें यह है कि भारत की जो सॉफ्ट पावर है ये भी पिछले कुछ सालों में निरंतर बढ़ती हुई दिख रही है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आज दुनिया के सारे देशों में मनाया जाता है। उस तरह हो या प्राचीन भारतीय विज्ञान हो या मेडिसिन हो, आयुर्वेद हो, उसी के साथ साथ अब हमारी जो बॉलीवुड इंडस्ट्री है या भारत का क्लासिकल म्यूजिक और डांस है, ये सारी चीज़ें ऑलरेडी पॉपुलर है। लेकिन उसी के साथ साथ जो भारत के मूल्य है, जिसमें वसुधैव कुटुंबकम, वर्ल्ड इज़ अ फैमिली, इस तरह की जो बात है, या उसके साथ साथ हमारा जो लोकतांत्रिक एक संरचना है, इन सारे मूल्यों को भी आज बाहर लेके जाने की और दुनिया में इस्टेब्लिश करने की ज़रूरत है। और इसी के साथ साथ मैं ये कहना चाहूँगी कि आज का जो परिप्रेक्ष्य है जिसमें हम पूरी दुनिया एक महामारी से जूझ रही है, ऐसे में न्यू एजुकेशन पॉलिसी जैसी जो नीति है उसका महत्व और भी बढ़ जाता है। एक तरफ उसके जो नेगेटिव इम्पैक्ट है उसके साथ हम लोग लड़ रहे हैं, लेकिन उसी के साथ साथ दूसरी तरफ आज एक पोस्ट पैंडेमिक न्यू नॉर्मल की तरफ हम बढ़ रहे हैं, जिसमें पूरी दुनिया भर में, पूरे देश में एक सामाजिक और आर्थिक स्थिति में बदलाव की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। अगर सिर्फ शिक्षा के बारे में भी कहा जाए तो आज शिक्षा का विकेंद्रीकरण होता हुआ हमें दिख रहा है, और जिसमें भारत में गांव में या छोटे शहरों में पढ़ने वाले बच्चे भी ऑनलाइन या सोशल मीडिया कोर्सेज के तहत अपनी एक योगदान देते हुए दिख रहे हैं। और इसमें नई टेक्नोलॉजी को एक पॉजिटिव यूज़ की भी बात इसमें कही गई है। तो ये जो सारा न्यू नॉर्मल की तरफ हम बढ़ रहे हैं वो भी नई शिक्षा नीति के साथ संलग्न ही है। तो ये सारी बातें जो मैंने कही, उसके साथ साथ मैं अंतिम में ये कहना चाहूँगी कि बदलता हुआ जो वैश्विक परिप्रेक्ष्य है और उसमें भारत की जो निरंतर बढ़ने वाली भूमिका है, उसी का प्रतिनिधित्व नई शिक्षा नीति हमारे यहाँ करती है। इससे एक तरफ भारतीयता के आधार पर भारतीयता में एक अभिमान या गर्व करने वाले बच्चे यहाँ पे तैयार होंगे, और उसी के साथ साथ ये जो वैश्विक चुनौतियाँ है, वैश्विक मानक है, उनके साथ साथ एक उनसे लड़ने की या जूझने की ताकत रखने वाली भी एक समर्थ पीढ़ी हमारे पास तैयार होगी, जो आने वाला नया भारत है उसकी एक प्रतिनिधित्व करने में समर्थ होगी। धन्यवाद।